I can have everybody. This is in continuation of the topic of family businesses. Basically, जो foundations हैं family की complexity को manage करने की, वो lay करनी पड़ती हैं. सही समय लीडर को चुनना पड़ता है कि क्या समय सही है. तीन फाउंडेशनल पिलर्स होते हैं इस बिजनेस एंड फैमिली प्रॉस्पेरिटी के फ्रेमवर्क के. एक है आपका फैमिली असेंबली, दूसरा है फैमिली काउंसिल और तीसरा है फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन. मैं तीनों के डिटेल में जाऊंगी. और जो इसका जो नींव होती है इन तीनों पिलर्स की, वो आपका शेयर्ड विजन फॉर द बिजनेस एंड फॉर द फैमिली एंड योर शेयर्ड वैल्यूज एट अ पर्सनल लेवल एंड एट अ बिजनेस लेवल एज वेल. इसकी भी हम बात करेंगे थोड़ी सी. So before I go into these three pillars, values, the structural framework of managing complexity and governance of family businesses, छह रीजंस पे चले जाते हैं जहां पे सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखा गया है. दिस इज ऑल रिसर्च्ड कि फैमिली बिजनेसेस के कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से शुरू होते हैं, क्या चीजें हैं जो कॉन्फ्लिक्ट्स का सोर्स होती हैं. सबसे पहला सोर्स होता है लैक ऑफ अलाइनमेंट. और जैसे ये सरोज मैम ने सवाल पूछा था, ये अलाइनमेंट को रिलेटेड है. The alignment of many things sometimes is missing in families. For example, alignment of core beliefs and values. Values में मैं सर्च करने की कोशिश कर रही थी कि इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो सकता है. बेसिकली वेरी लूजली कि आप किन चीजों को जिंदगी में अहमियत देते हैं, वो आपकी वैल्यूज हैं. जीवन के मूल्य. यस, सो थैंक यू सर. सो जीवन के मूल्य जो हैं आपके, जब वो मूल्य शेयर्ड नहीं होते हैं, अलाइंड नहीं होते हैं, कुछ मूल्य अगर अलग होते हैं तो चल जाता है, पर अगर कुछ बहुत क्रिटिकल मूल्य बहुत अलग एक्सट्रीम्स पे बैठे होते हैं तब वो चलता नहीं है. फैमिली बिजनेसेस में उनको अलाइन करना पड़ता है, उनको एक जगह लाना पड़ता है. कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो एक जगह नहीं आते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज एन ऑप्टिमाइजेशन दैट कैन हैपन देयर. आप एक मिडिल ग्राउंड पे आ सकते हो, बट मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में शेयर्ड गोल्स नहीं होते हैं, शेयर्ड विजन नहीं होता है, और एक शेयर्ड सेंस ऑफ वैल्यूज नहीं होता है कि मेरे ये सिद्धांत है, मेरे ये मूल्य हैं, आपके ये मूल्य हैं, एंड हाउ विल ऑल ऑफ दिस वर्क टुगेदर इन बिजनेसेस. मैं आपको वैल्यूज पे थोड़ा सा बात करना चाहूंगी, बिकॉज हमने हमारे एक्सपीरियंस में उन्नति में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज वैल्यूज के कारण. मूल जो हमारे अगर अलग अलग हैं तो उससे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं. एंड आई वांट टू टेक सम टाइम टू डिस्कस दैट. वी हैव ऑब्जर्व्ड 3 बेसिक डाइकोटमीज ऑफ वैल्यूज जो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को राइज देती हैं फैमिली बिजनेसेस में. सबसे पहला है पीपल वर्सेस परफॉर्मेंस. जब नई जनरेशन आती है वो चाहती है कि एक संस्था की तरह काम हो, लोगों के रिजल्ट एरियाज हो, परफॉर्मेंस को अहमियत दी जाए, जो परफॉर्मेंस नहीं देता है उसको संस्था से एग्जिट कराया जाए. बट जो फाउंडिंग जनरेशन में हमने देखा है, ज्यादातर हमारे जो वैल्यूज पीपल को लेके हैं वो बहुत अलग हैं. इट इज अबाउट पैट्रियार्कल, ये मेरी फैमिली है, ये कहाँ जाएगा, इसके पास नौकरी नहीं है, ये इसके इतने बच्चे हैं, या इसकी इतनी फैमिली है, या इसके इतने financial commitments हैं, I cannot let him go. So there is a people focus on one extent and there is a performance focused on the other extent. और हमने बहुत बार ये क्लैश देखा है. ये कभी बोला नहीं जाता, ये कभी कम्युनिकेट नहीं किया जाता, पर ये बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को जन्म देता है. बिकॉज इतने एक्सट्रीम, जितने छोर पे बैठे हैं ये दोनों चीजें कि इनको एक जगह आपको लाना पड़ेगा. एंड आई वॉन्ट टू स्ट्रेस ऑन द फैक्ट, I want to reiterate that it is not either or. You can be both. You can be people focused and performance driven, but being only people focused or being only performance focused is not good for the business. You have to have both value systems. But ज़्यादातर लोग extremes पे बैठे होते हैं और वो conflicts को raise करते हैं. जो founding generation है, they just don't want people to leave the organization. उनको एक personal responsibility लगती है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसकी नौकरी का देनदार मैं हूँ, एंड दैट इज डेट्रीमेंटल टू द बिजनेस. दूसरा जो हमने क्लैश देखा है वैल्यूज का, विच इज अगेंस्ट बिग एंड स्मॉल. कई लोग होते हैं जो चाहते हैं कि बिजनेस फटाफट ग्रो करें, हम एक्सपैंड करें, हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐड करें, हम हर ज्योग्राफी में जाएं. और मुझे लगता है पिछले 5 सालों में स्केलिंग अप, मतलब संस्था को बड़ा करना, $1 बिलियन करना, 500 करोड़ करना, दिस टॉक हैज बिकम सो मच
prevalent in the media, हम फ्लिपकार्ट को देखते हैं, अमेजोन को देखते हैं और हम सोचते हैं कि दिस इज द वे टू गो फॉरवर्ड, इसको बड़ा करो, जल्दी से जल्दी बड़ा करो। और दूसरी वैल्यू होती है कि मुझे वही काम करना है जिसमें मेरा एक्सपर्टीज है, मुझे छोटे टारगेट ऑडियंस के साथ काम करना है, मुझे या एक ज्योग्राफी पे फोकस करना है, या मुझे एक निश कस्टमर सेगमेंट में काम करना है, मुझे एक्सपर्टीज बिल्ड करनी है, और मुझे मेरे कस्टमर की सेटिस्फैक्शन क्वालिटी पे बहुत इंपॉर्टेंट है। So these are again two very extreme ways of looking at business, and you have to come at a common point. एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं पढ़ रही थी वाघ बकरी का। वाघ बकरी इज अ गुजरात कंपनी, एंड मोस्ट ऑफ यू देयर वाचिंग अस इन गुजरात नो it's the third largest organized tea company in India, and very interestingly, all the owners, even the third generation which has joined business now, share the same value कि हमें वाघ बकरी को बहुत बड़ा कंपनी जल्दी से नहीं बनाना है। I will go one state at a time. मैं पहले अगर मध्य प्रदेश में लॉन्च कर रहा हूँ, मैं भोपाल में लॉन्च कर रहा हूँ, मैं 3 सिटीज पिक करूंगा। मैं उन 3 सिटीज में सारी रिसर्च करूंगा, लोगों के चाय के टेस्ट क्या है, वहां का पानी का क्वालिटी क्या है, वहां दूध का क्वालिटी क्या होता है, मेरी चाय बनने के बाद कैसे टेस्ट करती है। इसको वॉशिंग मशीन में डाल दो ना, ये बार बार उठा के आप रख दो। राजू भाई म्यूट करो बस, તમે विशेष भाई ने। So but I think the interesting part is that everybody is on the same page as far as the value of the organization is concerned, कि हमको धीरे धीरे स्टेबलाइज्ड ग्रोथ लेनी है, बिकॉज हमें क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। क्योंकि जब आप तेजी से बड़े होते हैं, आप किसी भी बिजनेस को पकड़ लीजिए, अनलेस यू हैव वेरी वेरी डीप पॉकेट्स, अगर आपके पास बहुत पैसा है अमेजोन की तरह या एप्पल की तरह, आप अगर स्केल करेंगे बहुत जल्दी, कहीं ना कहीं क्वालिटी छूटती है। Not many people are able to balance scale and quality both, and therefore वाघ बकरी decided कि हमें वो नहीं करना है। One very interesting fact about वाघ बकरी, मुझे तो इतना अच्छा लगा पढ़ के, कि they have capped their profit at 10%, that we commit to not making more than 10% profits. I thought this was amazing. Now this is all shared. और ये ऑटोमेटिकली नहीं हो जाता है। ये फाउंडर, नेक्स्ट जनरेशन, जब आप कम्युनिकेट करते हो, जब आप अपनी वैल्यूज को बाहर निकालते हो, उनको डिस्कस करते हो, तब जाके ये एक जगह आने की उम्मीद रहती है कि हाँ, वी अंडरस्टैंड ईच अदर्स पर्सपेक्टिव्स, और कहीं हम एक कॉमन ग्राउंड ढूंढ पाए कि हम सब किस एक चीज पे अग्री कर सकते हैं। I think that is very important. So big versus small is a very big tussle. I have 2 clients in Ahmedabad जिनकी सेकंड जनरेशन ज्वाइन करी हैं, और दोनों जो सेकंड जनरेशन हैं, स्मार्ट गाइज, वांट टू मेक 500 करोड़ का धंधा, और जो फादर्स हैं वो बोलते हैं यार मुझे क्वालिटी फोकस रखना है, मुझे एक भी कंप्लेंट नहीं चाहिए, मुझे प्राइस कमोडिटी पे नहीं खेलना है, मुझे वैल्यू एडिशन करनी है। But to get to 500 crores in 2 years, we'll need a lot of fast scaling, which means कहीं ना कहीं आपको अपना कस्टमर सेगमेंट वाइड करना पड़ेगा, बहुत अलग तरीके से धंधा करना पड़ेगा, and therefore this is the tussle that happens between members. The third one I think which is very common, which is formal and informal. संस्था को फॉर्मल रखना है, इनफॉर्मल करना है। बहुत सारे फॉर एग्जाम्पल जो फाउंडिंग ओनर्स हैं वो सोचते हैं कि अभी भी ये सोचते हैं, इस टाइम में भी ये सोचते हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं बहुत सारे लोग, कि सब कुछ नेक्स्ट जनरेशन को अपने हाथ से करना चाहिए, इनको गद्दी पे बैठना चाहिए, इनको कस्टमर से सबको बात करनी चाहिए। बट संस्था जब आप बनाते हो तो रोल्स डिफाइन करते हो, अगर सब कुछ ओनर करेगा तो वो क्या क्या करेगा, और जब वो सब कुछ करता है तो वो जनरली लो वैल्यू या नो वैल्यू अर्जेंट काम कर रहा होता है। बट lot of people think that's the way to do business. बिजनेस ऐसे ही आता है, आपको सब कुछ अपने हाथ से करना पड़ता है, आप लोग नहीं रखोगे, सेक्रेटरीज नहीं रखने देते हैं, बिजनेस एनालिस्ट उसकी क्या जरूरत है, व्हाट डू यू नीड डेटा फॉर, व्हाट डू यू नीड सिस्टम्स फॉर, आपको सॉफ्टवेयर क्यों चाहिए। सो फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल, बट इफ यू आर ऑन द सेम पेज कि मुझे ग्रोथ करनी है, संस्था को बड़ा करना है, इन वैल्यूज का कहीं आपको यू हैव टू कम टू अ पॉइंट वेयर दे स्टार्ट टू कन्वर्ज, वहीं से ग्रोथ होगी। बिकॉज अगर ये डिफरेंसेस रहेंगे तो ये डिफरेंसेस हमेशा संस्था में आते रहेंगे, और वो संस्था को पीछे 2 कदम आगे 4 कदम पीछे, 2 कदम आगे 4 कदम पीछे, यही होता रहेगा संस्था में। सो ये बहुत जरूरी है दैट वी डिस्कस वैल्यूज एंड अलाइन वैल्यूज। Unnati team, Neeru, Shyam sir, Ravi, whoever wants to add, please do if I have missed on something.
बिग और स्मॉल निश वाले में थोड़ा सा मेरा एक पॉइंट था कि दोनों पॉसिबिलिटी कई बार हैं, लेकिन बहुत बहुत मुश्किल डिसीजंस हैं वो। इसलिए कई लोग ऐसा ना समझ जाएं कि अगर हमको निश मार्केट में ही जाना है तो हम बिग नहीं हो सकते। निश मार्केट में भी, लेकिन उसके थोड़े तरीके बहुत अलग होंगे। निश मार्केट में रहते हुए ग्रोथ लाना, बड़ा करना कंपनी को भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन मेरे हिसाब से उसमें थोड़ी डिफिकल्टीज ज्यादा हैं। तो एकदम सेपरेशन शायद नहीं है, मुझको ऐसा लग रहा है। Also, I think सर समय का इसमें बहुत बड़ा खेल है कि what time frames are you talking about? Because a lot of people have this कि जल्दी करना है, 2 साल में 500 करोड़, अभी 50 करोड़ है, 2 साल में 500 करोड़। मैं नहीं कह रही हूँ everything can be done, but the point is कि आपको किस चीज में fulfillment मिलती है, किस चीज में मजा मिलता है। अगर वो बहुत दो अलग अलग चीजें हैं, and Saroj ji, I hope you're listening. So if the two brothers are think so differently about what the business should be, क्या scale होना चाहिए, क्या size होना चाहिए, कहीं बैठ के as a family you have to converge and document कि हमारी ये values हैं, and we agree to come to a middle point or we agree to disagree, and then there are different roads that open up. So ये बहुत जरूरी है, because मैंने बहुत फैमिलीज में देखा है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं यार 2 वक्त की रोटी तो खानी है, क्या भागदौड़ कर रहे हैं, क्यों ग्रो करना है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं उसी फैमिली में जो बोलते हैं यार मुझे रोटी के लिए नौकरी नहीं करनी है, मैं तो फेम के लिए कर रहा हूँ, मुझे बड़ा बनना है, आई वॉन्ट टू लीव अ लेगेसी बिहाइंड। इफ सचिन बंसल कैन डू इट, व्हाई कांट आई डू इट? सो अगर ये डिफरेंसेस रिकंसाइल नहीं होते हैं तो फैमिली बिजनेसेस आगे नहीं बढ़ पाते हैं, एंड देयरफॉर you have to sit, reconcile, come on the same page. It's extremely critical. Well said. दूसरा जो आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स होता है, विच इज लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग क्लैरिटी। जब 3-4 मेंबर्स, और ये ज्यादा होता है जब आपके 3-4 फैमिली के मेंबर्स जुड़े हुए हैं उसमें, एवरीबडी डज व्हाट दे थिंक इज राइट, कोई किसी से पूछता नहीं है, चाहे वो परचेजिंग डिसीजन हो, चाहे वो लैंड खरीदने का हो, चाहे वो ऑफिस बड़े से बड़े डिसीजन से छोटे से छोटे डिसीजन में देयर इज नो प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। और क्योंकि रोल क्लैरिटी भी नहीं होती है, ये और भी कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ये और भी कॉन्फ्लिक्ट को राइज करता है, बिकॉज बोलता तो कोई नहीं है बट मन में यही सोचते हैं कि यार ये कुछ भी करता है, ये कुछ भी ले आता है, ये कुछ भी माल ले आता है, ये किसी को भी सैलरी इंक्रीज दे देता है, ये कहीं पे भी ऑफिस खुद ले आता है। सो जो फंक्शनल डिसीजन है छोटे छोटे, आई होप दे हैपन इन द फंक्शंस, बट जो बड़े बड़े डिसीजंस हैं विच मेक फाइनेंशियल इम्पैक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्था पे फाइनेंशियल इम्पैक्ट करते हैं या लोगों को इम्पैक्ट करते हैं, ये 2 डिसीजंस में कोई फैमिली का डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस ही नहीं होता है, कोई बातचीत ही नहीं होती है कि हमें क्या करना है, एंड दैट्स व्हाई इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ सिमरिंग इश्यूज। एंड आई थिंक वन ऑफ द बिग चैलेंजेस ऑफ द इंडियन फैमिलीज, वी डोंट कम्युनिकेट। अगर हमें कोई दिक्कत है तो इज्जत की वजह से या कंडीशनिंग की वजह से हम उसको बोलते तो नहीं है, पर वो हमारे मन में रहता है, बिकॉज, और मुझे मालूम है ऐसा है, क्योंकि व्हेन एज कोचेस एंड कंसल्टेंट्स वी स्टार्ट वर्किंग विद फैमिली बिजनेसेस, we find out कि when you start scratching the surface, इतनी सारे issues हैं जो मनमुटाव के कारण हैं, जो दबे हुए हैं, जो बाहर निकलते हैं। So, और छोटी छोटी चीजें होती हैं जो किसी को याद भी नहीं रहती हैं, but these are things. I remember a family where the huge issue was that one of the brothers had ordered a container from China without asking the other brothers or the father, और उसके कारण वो माल आया, वो डंप हो गया, और कुछ 70 लाख या 1 करोड़ का नुकसान बिजनेसेस को हुआ, क्यों किसी ने किसी को बोला नहीं। When we went into their business, it was already 5 years कि वो इंसिडेंट हो चुका था, but it was interesting that that was the incident which was in everybody's mind. Nobody could ever talk about it, but it led to disagreements, conflicts, and lack of respect for people in the family. तीसरी चीज, लैक ऑफ क्लैरिटी, रोल की क्लैरिटी नहीं होती है, कॉम्पनसेशन की क्लैरिटी नहीं होती है, मुझे मेरा काम करने का क्या मुआवजा मिलेगा, क्या मेरा कॉम्पनसेशन है, व्हाट इज माय फाइनेंशियल गेन फ्रॉम द वर्क दैट आई एम डूइंग, और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंसेस, बिजनेस फाइनेंसेस, पर्सनल फाइनेंसेस, दे आर ऑल मिक्स्ड, इट्स अ मेस। और ये अगेन चीजें डिस्कस नहीं होती हैं, बट दे कीप सिमरिंग। सिबलिंग राइवलरी, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारी चीजें जो घर पे शुरू होती हैं वो बिजनेस में आ जाती हैं, चाहे वो हस्बैंड्स को लेके हो या वाइफ्स को लेके हो या कजिन्स को लेके हो, एक दूसरे के बच्चों को लेके हो। बहुत सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बिकॉज दे आर नॉट रिजॉल्व, देयर इज नॉट अ सिस्टम ऑफ रेजोल्यूशन, इट गेट्स इनटू द बिजनेस।
issues between sisters and brothers, brothers together, father and son, sometimes it's mother and son, and all sorts of family issues make their way into the business. और कोई हमारे, जैसे मैं रिपीटेडली कह रही हूँ, कोई रूल्स नहीं है, कोई डूज एंड डोंट्स नहीं है कि हम फैमिली की रेगुलेशन कैसे करेंगे बिजनेस में, व्हाट इज अलाउड एंड व्हाट इज नॉट अलाउड, what are the processes we will follow to keep peace in family and to make sure that the business prospers. So sorry, these are not 6, these are 5 big reasons for conflicts, and families must begin identifying these. जो भी सुन रहे हैं हमें आइडेंटिफाई करिए आपकी संस्था में क्या challenges हैं, क्या issues हैं. हमने हमारी जब हम impose करते हैं family businesses के साथ, one of the very first things we do is to clarify roles. To clarify roles between the members, because बहुत overlaps होते हैं, बहुत सारे areas होते हैं जो किसी की responsibility नहीं है, बहुत सारे areas जो सबकी responsibility है, कोई accountability नहीं है कि भाई किसकी गर्दन पकड़ोगे अगर ये नहीं हुआ तो. So business suffers, relationship suffers because एक दूसरे पे blame होता है, पैसे का कोई समझ नहीं आता because it's a common pool. A lot of founders believe कि ये फैमिली का पैसा है, जिसको जितना लेना है वो ले सकता है, कोई छूट कोई मना नहीं है. बट जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता है और फैमिली बड़ी होती है, these things start to become issues because सबके खर्चे अलग हैं, सबके वर्किंग स्टाइल अलग है, सबका पैसे को लेके एटीट्यूड अलग है. So I know some brothers who take advantage of this fact, and there are some brothers who get left out, and when brothers get married, their wives are involved, and it's a royal mess. So I think it has to be, finances have to be clear. What am I getting for my job? उसके प्रिंसिपल्स आप डिसाइड कर सकते हैं. आप डिसाइड कर सकते हैं सबको एक तनख्वाह मिलेगी फॉर एग्जांपल, या आप डिसाइड कर सकते हैं कि रोल के हिसाब से तनख्वाह मिलेगी. One of our EPOS clients, first couple of sessions we struggled in fixing compensation, and because we decided on a principle of performance and role, कि कौन क्या रोल कर रहा है और उसके हिसाब से हमने सैलरीज फिक्स करी. These are very very difficult discussions to have. Families don't have it. और मुझे तो कभी-कभी, pardon my saying, मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि a lot of patriarchs think this is one way to control, to make sure the families are together, but I'm not really sure that it works in the long run. This is my own opinion, and you can pardon me for saying it, but this is how I feel कि finances को clear रखना बहुत सारी चीज़ों को सुलझाता है. समय लगता है उसको करने में. I'm not saying वो एक सेशन में 2 सेशन में हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी पेचीदा चीजें होती हैं उसको डिसाइड करने के लिए. बट दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन बिजनेसेस एंड इन फैमिलीज. श्याम सर, नीरू मैम, एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड? मैं ऐसा बहुत अक्सर देखा है कि रोल कॉम्पनसेशन, शायद फाइनेंस जब आप बोल रहे हो तो किसको क्या कॉम्पनसेशन और कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, लेकिन कहीं पर इन फैमिलीज में सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजल्ट्स की क्लैरिटी भी होती है कि रिजल्ट एक्सपेक्टेशन पता नहीं होता है हम लोगों को. बिल्कुल फैमिली में, और खासकर क्लैरिफाई किया नहीं जाता है, तो कई नॉन परफॉर्मर्स दबे रह जाते हैं या फिर वो चलते रहते हैं और अंदर अंदर सिमर करता है. कुछ परफॉर्मर फिर धीमे हो जाते हैं, बोलते हैं अगर नॉन परफॉर्मेंस को बराबर मिलेगा तो फिर क्यों माथा मारूं. ऐसा भी होता है, देखा गया है. सो very well said, these reasons become source of conflicts, and these should be, at least they should be addressed. That's the point, I think. Yes. So by finances also I mean sir कि बहुत सारे businesses में business personal सब mix करके चलते हैं finances. Okay. Very detrimental for business and for family both. So एंड दिस इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये सारे जो इश्यूज मैं आपको बता रही हूँ ये हमने देखे हैं बहुत क्लोज क्वार्टर से, क्योंकि हम काम करते हैं फैमिली बिजनेसेस के साथ. बट जनरली हमने जो देखा है इसके साथ एक फिनोमिनन कंपनी करता है विच इज कॉल्ड द एलिफेंट इन द रूम. ये सारे इश्यूज सबको पता होता है फैमिलीज में, बट कोई इनके बारे में बात नहीं करना चाहता है. इसको इंग्लिश में एक इसकी कहावत है जिसको बोलते हैं, एक फ्रेज है, कहावत तो नहीं, एक फ्रेज है विच इज कॉल्ड द एलिफेंट इन द रूम. मतलब आपके साथ एक छोटे से कमरे में एक हाथी बैठा हुआ है, सबको दिख रहा है, बट या तो हम उसको देखना नहीं चाहते, तो हम जैसे दिस वुमन इज सेइंग और द मैन इज सेइंग कि भाई व्हाट एलिफेंट, बैठा है वहां पे इतना बड़ा हाथी, पता नहीं कितने किलो का होता है, 1000 किलो का होता है, 1000 टन का होता है, आई डोंट रिमेम्बर, बट इट्स अ ह्यूज थिंग. इट इज सिटिंग इन द रूम, इट इज अमिड्स अस, बट हम आंख बंद कर लेते हैं, हम बोलते हैं यार कौन सा हाथी, हमें तो कोई हाथी दिख ही नहीं रहा.
दूसरा जो फिनोमिनन होता है, हाथी दिख रहा है, पता है, सबको पता है, बट यार इसके बारे में बात नहीं करेंगे, यार बात करेंगे तो फंस जाएंगे, यार झगड़ा होगा, ऐसा होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा. बट आई थिंक द इंटरेस्टिंग पार्ट इज बात नहीं करोगे तो भी झगड़ा होगा. डिपेंड करता है कब होगा. It just depends on when it will happen, and if it doesn't happen, it will anyway cause a lot of negativity in your house and in your business. So ये जो आपके बीच में, आपके families के बीच में जो ये हाथी घूम रहे हैं, इनको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा और इनको रिजॉल्व करने की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी. So don't let the elephant, don't ignore the elephant. There is an elephant in the room, and trust me, in all families there are many elephants in the room. उन एलिफेंट्स को निकालिए, उनको डिस्कस करिए, उनका एक प्रोसेस बनाइए कि ये कैसे आगे चल के ये एलिफेंट वापस कमरे में नहीं आए. ये टाइम लेता है और यहाँ पे लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल है. आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि सेकेंड जनरेशन इसमें लीड लेगा. अगर लीड लेता है तो बहुत बढ़िया बात है. जैसे विशेष कह रहे थे कि he discussed it with his father, but this is something that the leader of the organization, the leader of the family has to now start working on कि कौन से हाथी बैठे हैं, उनको कैसे डिस्कस करना है और बाहर निकालना है. So this was a lot about values. We talked about shared vision. अब तीनों ये pillars के बारे में थोड़ा बात करते हैं. I'm going to start with family assembly. सबसे simple है. Family assembly is basically a forum, a get together. It is informal, जहाँ पे सब family members, चाहे वो business में हैं, चाहे वो नहीं हैं, which includes your mothers, your wives, your children. I made a special note कि जो बच्चे खुद खाना खा सकते हैं, प्लीज उनको इस सेशन में, इस फैमिली असेंबली में बुलाइए. हम जब अपना विजन वर्कशॉप करते हैं, मैंने शायद लास्ट टाइम भी शेयर किया था, वी कॉल एवरीबडी इन द फैमिली, छोटे छोटे बच्चे, किड्स, सन्स, wives, everybody attends the we usually have a 2 or 3 day workshop depending on the size of the business, and everybody, and it's an outstation location, it's a nice resort, everybody has a good time. They understand कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं उन्नति के साथ, why are they involved with us, how will they help us, they get to know us, they get to know each other. There are children who are so excited about their business. It is absolutely amazing. चार्ट पे ड्राइंग्स बनवाते हैं हम उन लोगों से, वो पूरे एंगेजमेंट से बैठते हैं. So this family assembly basically is a forum to emotionally engage all your family members. Because देखिए, फैमिली से कहीं ना कहीं तो जुड़े हुए हैं सब लोग, चाहे वो घर पे भी हैं तो भी. हस्बैंड बिजनेस घर पे लाता है, फादर इन लॉ बिजनेस घर पे लाता है, मदर इन लॉ जो भी काम कर रहा है, दे ब्रिंग बिजनेस एट होम, एंड देयरफॉर इट इज वेरी इंपेरेटिव कि बच्चे, वाइव्स, मदर्स, दे ऑल अंडरस्टैंड कि हमारा बिजनेस किस तरफ जा रहा है, किस तरह के चैलेंजेस हैं, किस तरह का कंपटीशन है. और जनरली मैंने ये देखा, लोग सोचते हैं कि क्यों इन्वॉल्व करें, क्या वैल्यू ऐड करेंगे, बट ट्रस्ट मी, you will be surprised. And even if they don't add value in the first session, in the second session, they will start getting emotionally engaged with business. And we recommend that you have family advisors who should be invited to the session. बहुत बार facilitation चाहिए होता है इस sessions में, जो family members खुद नहीं कर पाते हैं. और मुझे लगता है लास्ट सेशन में मल्हार दवे जी ने मुझे एक सवाल पूछा था कि my kids are still young and I have started the business. He runs a transport business and he plans to run an EV vehicles business in South Africa as well. What should I do? And I think my very sincere recommendation to you, Malhar sir, is that talk to your children, take time out once in a month, maybe once in 6 months, where all of your family get together for half a day, because it's a small group. आप कहीं बाहर जाइए, कोई रिजॉर्ट में जाइए, make a presentation on your family business to your children, to your wife. Bounce idea. I know your wife works with you as well. She supports you, but you will be amazed to see how interaction with children will give them so much pride in what you do. Number one, it will also give them a lot of engagement. So small businesses can also start. This is just not for big businesses. क्या करते हैं इन फोरम्स में? बेसिकली आप डिस्कस करते हो डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस, जैसे मैंने कहा, डिसाइड नहीं करते हो, कोई डिसीजंस नहीं ले जाते हैं इस फोरम पे. दिस इज नॉट अ डिसीजन मेकिंग फोरम, दिस इज जस्ट अ शेयरिंग फोरम. Wherever the organization is slightly bigger and more organized, आपका अगर टॉप लीडरशिप है बिजनेस में जो नॉन फैमिली है, वो आके बिजनेस की प्रेजेंटेशंस कर सकता है. And it's a very good time for your professional team to also meet the family, because after all, you are a family business. Engagement I've already talked about, and our recommendation is, depending on the size of your business, depending on the members you have,
Do it away from home, do it away from office, do it somewhere in a nice place, combine it with a vacation for half a day. It can be really re-energizing for your family. They understand what you do better and they can support you better at home or at work. कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं पढ़ रही थी. रेडी फैमिली फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ देम they go for an overseas holiday together with all the extended family. So it's a huge group of 150-200 people. They take to the family assembly. Most of the large, even mid-sized, some of the mid-sized Indian family businesses have a family assembly where they take differing views into account. पता लग जाता है कौन क्या सोच रहा है, कौन किस चीज से नाखुश है. बहुत सारी चीजें इन फोरम्स में बाहर निकल के आती हैं जो आप एड्रेस कर सकते हो. दूसरा पिलर है फैमिली काउंसिल. दिस इज अ मोर फॉर्मल मीटिंग. दिस इज वी रिकमेंड दैट फैमिली काउंसिल्स को रिस्ट्रिक्ट करिए. जो लोग बिजनेस में हैं और मैनेज कर रहे हैं बिजनेसेस को, उनका फैमिली काउंसिल बनाइए. यहाँ पे मोर क्रिटिकली देन द फैमिली असेंबली यू नीड अ फैसिलिटेटर. यू नीड अ वेरी क्लियर एजेंडा कि ये फैमिली काउंसिल मिलेगा, कब मिलेगा, क्या एजेंडा आइटम होगा, क्या डिस्कस होगा. ये सिर्फ family council, I want to clarify, they do not take business decisions. They only take family decisions that affect business, and I'll come to what kind of family decisions. और ये जो business decisions की अगर कुछ चर्चा होती है, वो decisions final नहीं होते हैं family council में. वो आपके top leadership के साथ discuss होंगे, जो आपकी टीम है organization में काम कर रही है. अगर आपका बोर्ड है तो वो बोर्ड के साथ डिस्कस होके वो डिसीजंस लिए जाएंगे. फैमिली काउंसिल मेक्स डिसीजंस ऑन वेरी क्रिटिकल थिंग्स लाइक कौन बिजनेस फैमिली में से ज्वाइन कर सकता है, क्या कंडीशंस हैं जो ज्वाइन कर सकती हैं, क्या रूल्स हैं, क्या बिहेवियरल कंडक्ट रूल्स हैं हमारे, क्या रेम्यूनरेशन है फॉर एग्जांपल, क्या कॉम्पनसेशन दी जाएगी जो ज्वाइन करेगा, करियर कैसे ग्रो होंगे, वो कहाँ ज्वाइन होंगे बिजनेस में, गोल्स क्या होंगे हमारे फैमिली के गोल्स क्या हैं, हमारी क्या इच्छा है कि ये बिजनेस कहाँ पे जाए, हम फैमिली को, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को कैसे एंगेज रखें. बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा होती है इस काउंसिल में कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर को बिजनेस में लाना है, उसकी क्या कंडीशंस होंगी, क्या रूल्स होंगे, कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है, उसको क्या डिपार्टमेंट दिया जाना चाहिए और क्यों दिया जाना चाहिए, परफॉर्मेंस के मेजर्स क्या होंगे फैमिली मेंबर्स के लिए. तो ये जो फैमिली काउंसिल है, ये फॉर्मल एक सिस्टम है. आप उसको शुरू करने के लिए 6 महीने में एक बार कर सकते हैं. एज यू गेट यूज्ड टू इट, you can have very frequently. You can have it once in a quarter, you can have it even once in a month, depending on how many decisions you have to take. Most of the decisions are long range decisions, तो बहुत frequently मिलने की जरूरत नहीं होती है. But family council एक formal forum है. जब आप advisor का सोचें, please think of advisors as people who have expertise in human relations, people who have expertise in business, how to manage business, how to professionalize businesses. Because ज़्यादातर lot of business owners think my CA is my advisor. Of course, he is your financial advisor, but a lot of CAs do not have experience and expertise in other facets of the organization. So you can have a CA as an advisor if you think the experience is adequate, but please look out for management advisors, because you need people who understand management, people who understand organization development, and more importantly, people who understand family businesses as well. So ये कोशिश करिए कि आपका जो एडवाइजरी टीम है वो एक अच्छी टीम है जो आपके फैमिली को और बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सके. और ये एडवाइजरी टीम का इम्पोर्टेंस इसीलिए मैं स्ट्रेस भी करना चाहती हूँ कि मैंने बहुत अक्सर देखा है कि क्योंकि फैमिली मेम्बर्स आर सो फेमिलियर विद ईच अदर, हमने जिंदगियां अपने साथ एक घर में बिताई हैं, हम उसको लाइसेंस टू किल समझते हैं. एंड लेट मी एक्सप्लेन दैट. I have often seen, and I think sometimes I have observed myself as well. This is not pointing a finger to all of you. I'm also introspecting and thinking कि बहुत बार I think as family members we are cruel to family. हम इतने निर्दयी होते हैं हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ, शायद हम कभी आउटसाइडर्स के साथ नहीं होते हैं. और इसको रेगुलेट करने के लिए यू नीड अ फैमिली एडवाइजर. जो बिहेवियर 3 भाई या माता पिता बैठ के अगर आप देखेंगे, you will find that you will have a lot of accusations, blame, tempers will run high, गाली गलोच, बहुत सारी चीजें निकालना खोद के,
एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जाना, ये सब चीजें होंगी जब आप सिर्फ फैमिली के अंदर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये सब बैगेज है। बहुत सारे इंसिडेंट्स पीछे आपके दिमाग में है, जो एक्चुअली मुद्दा डिस्कस हो रहा है वो मुद्दा नहीं डिस्कस हो रहा है, उसके पीछे के इमोशंस तो 10 साल पुराने हैं जो डिस्कस हो रहे हैं। और इनको छाटने के लिए, इनको रेगुलेट करने के लिए आपको एक फैमिली एडवाइजर चाहिए होता है। यू नीड 1, probably 2 people who can be there, facilitate these sessions and make sure there is a productive outcome. Otherwise बहुत बार झगड़े होते हैं, तू मैं होती है, और हम लोग सोचते हैं ये फैमिली काउंसिल बेकार की बातें हैं, ये मैडम नए फंडे सिखा जाते हैं, ये होता नहीं। दिस इज नॉट हाउ रियल लाइफ वर्क्स. It works like this, but you have to also do it the right way. So I took a few extra minutes, but advisors are extremely, extremely critical. You will see that when there is an outsider in the room, the behavior changes dramatically, and I think you get more done. बहुत सारा व्यवस्था बनती है, discipline बनता है family group में, जो बहुत जरूरी होता है. Sana ma'am. Yes. Hi, this is Neeru. I just wanted to add one more thing, because when you are in the situation, जब आप उसके भागीदार हो तो अपने आप को देख पाना मुश्किल होता है. So usually any outsider will bring that perspective. यार इसके बारे में आप ऐसा सोच रहे हो तो क्यों सोच रहे हो? Those conversations then open layers which unfortunately हम खुद नहीं कर पाते हैं अपने लिए, right? Yes. Because our senses are all outwards, so we are not able to very quickly at that point of time get into the depth. So that's why it helps. Thank you so much. I think it's a very, very key point. हम अपने आप को नहीं देख पाते हैं, दूसरा आपको देख पाता है मोर क्लियरली, और उसके कुछ बहुत कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशंस भी दे पाता है, क्योंकि कभी कभी हम अपना मांझा उलझा लेते हैं और वो अपने आप से नहीं सुलझता है. मांझे को सुलझाने के लिए कोई एक्सटर्नल पार्टी चाहिए होती है. So can't stress more. And I was just reading the chat. Some of them asked me that should we involve in-laws also. Please do, if you can, and if it's not too much of a hassle, please involve your in-laws as well. ये सारी family members influence करते हैं families को. So उनको involve करिए, उनको भी engage करिए. It could be a fantastic experience. But again, you know your situation better. We recommend you give it a thought at least, and at least weigh the pros and cons की involve करने का क्या pro है और क्या con है. But we recommend you involve your in-laws as well. That's the family assembly, not the constitution, not the council. Sorry. तीसरा जो पिलर है वो कॉन्स्टिट्यूशन है. बहुत सिंपल है, ये आपकी फैमिली का ग्रंथ है. भाई हर रिलीजन का ग्रंथ होता है, कोई ना कोई होता है. हिंदू में थोड़ा स्कैटर्ड है, बट जनरली अगर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ and I think I was reading this interesting quote by Kavil Ramchandran, and he is the head of the family business faculty in ISB Hyderabad, and he was actually mentioning कि the fact that हम family constitutions नहीं बनाते हैं इंडिया में, हम believe नहीं करते हैं इनको डॉक्यूमेंट करने में, comes from the fact that Hinduism itself is not driven by one central scripture. बहुत सारी चीजें हैं, कुछ लिखी हैं, कुछ सुनी गई हैं, कुछ बोली गई हैं. And unlike, for example, the Bible or the Quran, एक family की scripture है. I thought it was interesting, and maybe that is the reason. But if you can create a simple document, family constitution पे, जो भी family council में आपकी decisions लेते हैं, जो long run decisions हैं, चाहे वो compensation को लेके हो गए, चाहे वो do's and don'ts को लेके हो गए. I think मैं last time आपको mention कर रही थी कि इमामी फैमिली में और रेड्डी फैमिली में दे हैव क्लियर डूज एंड डोंट्स. कौन सी क्लास की गाड़ी ले सकता है, कितने पैसे साड़ियों पे खर्च हो सकते हैं, कितने पैसे ज्वेलरी पे खर्च हो सकते हैं. आई वाज रीडिंग दिस इंटरेस्टिंग थिंग. जो GMR ग्रुप है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एयरपोर्ट्स बनाते हैं, दे हैव अ फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच हैज वन ऑफ द रूल्स एज नन ऑफ द फैमिली मेंबर्स कैन एवर बी अ page 3 celebrity, because that to them harms their reputation. It diminishes their credibility. So हर तरह के rules, हर तरह के family के values क्या हैं, हम किन values से business को operate करेंगे, खुद को कैसे conduct करेंगे, बाकी लोगों को कैसे regulate करेंगे उस conduct को follow करने के लिए. These are things that the family constitution, it is very wide. It can encompass everything. But I suggest you start small, start with role clarity, start with compensation, start with who can be admitted into business, under what conditions, if you have extended families. अपना vision, अपना values,
डिस्कस करके, आर्टिकुलेट करके उसको छपवाइए, उसको लैमिनेट कराइए, उसको रीडिस्कस आप करेंगे, जब करेंगे तब चेंज करिए. बट दीज आर द थिंग्स, पॉलिसीज फैमिली के लिए जो बिजनेस में लागू होंगी, ये सब फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन में आती हैं. एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आई वांट टू मेंशन दैट, आई थिंक लास्ट टाइम ऑल्सो आई मेंशन कि ये तीनों शब्द बहुत बड़े बड़े लगते हैं, फैमिली असेंबली, फैमिली काउंसिल, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं अगर हम सिद्धांतों को समझें कि what is the purpose of doing this, right? I think if we understand the purpose, हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपनी जरूरत के लिए. कॉम्प्लिकेट जब हम चीजें करते हैं या जब हम उनको सही तरीके से नहीं करते हैं, which is again goes back to the सिद्धांत कि हमने क्या इसको ठीक से समझ लिया. What are the success factors required to have a successful family council meeting? अगर हमने उन सिद्धांतों को समझ लिया तो हम सक्सीड होंगे. उसको कॉम्प्लिकेट मत करिए, सिंपल रखिए. जैसे जैसे आप बड़े होंगे, you will find yourself, you will get into the flow and it will start to become bigger and better and better. तो इसको शुरू करिए, छोटे से शुरू करिए, बट अच्छे से शुरू करिए. सिद्धांतों को मन में रखते हुए इनको शुरू करिए. So that was about the 3 pillars in the framework. I want to move on to some of the successful practices that have made family businesses successful in generations. जो businesses बढ़ गए, जो businesses जी गए, जो businesses बहुत बड़े हो गए, उन सब के कुछ successful practices I'm trying to bring together. See whatever works for you. सबसे पहला मैंने बहुत जगह पढ़ा कि एजुकेशन, एंड आई वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ डिग्री एंड एन एजुकेशन. फर्जी बीकॉम की डिग्री, फर्जी बीबीए की डिग्री, नॉट नेसेसरी. डोंट वेस्ट योर टाइम. It's better to sit in the business and learn something through experience. But if you can get a very good quality education, whether it's an MBA, whether it's an engineering college, these are priceless when it comes to business. इसका कोई compensation नहीं होता, इसकी कभी जिंदगी में भरपाई नहीं हो सकती है. So because education is not about what you learn in class, it's about who you meet. It's about आपके दिमाग के दरवाजे कैसे खुलते हैं. So education, travel, books, these are 3 things which really open up minds, which gives you different perspectives. तो course curriculum एक जगह है, पर अगर आप एक अच्छे कॉलेज से पढ़ते हैं, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं, आपकी जो संगत बनती है वहां पे, जिसकी वजह से आपका जो एवोल्यूशन होता है एज अ पर्सन, इट्स प्राइसलेस. मेनी बिजनेसेस इन देयर फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन हैव रिटन डाउन रूल्स that the family's next generation has to have education of a certain quality, without which they are not allowed into business. They also have rules about experience कि मेरा family business में अगर कोई join करना चाहता है तो उससे पहले 3 साल कहीं और काम करना पड़ेगा, वो किसी और संस्था में काम करे, फिर वो मेरी कंपनी में आके काम करे, so that they have seen the world. This is not the only company they have ever seen. So when a very very interesting example, the example of this is I think his name is Rishad, if I'm not wrong, Rishad Premji. He's the son of Azim Premji, 42 years old. He did his MBA from Harvard Business School. He joined GE. He worked for GE, I think, for a good 5 or 6 years. That's a long time. Then he worked for a consulting organization, which is, I think, the 3rd largest consulting company in the world, Bain & Company. उसने Bain & Company में काम किया. फिर उसने विप्रो ज्वाइन किया कुछ 10-12 साल बाहर काम करने के बाद, और उसने विप्रो में भी नीचे से ज्वाइन किया. He did not join as a managing director, CEO, chairman, no. He joined in different functions. He has handled, for example, I think the innovation function in Wipro. He then moved on to become the chief strategy officer in Wipro. And now I think in July of 2019, he was promoted to being the chairman of Wipro once Azim Premji stepped down. So, and this is not a one-off example. I mean, if you look at Dhirubhai's philosophy, both his children are very well educated. I think they have been to Wharton or London Business School, one of the two. It doesn't depend. Zaruri nahi hai aap Harvard bhejen. These are expensive education colleges. Also, they need a lot of rigor in your studies. But मैंने देखा है Indian businesses में education पे focus नहीं होता है, degree पे focus होता है, जो I think it's our whole conditioning, our society to blame. But I think this is to all the patriarchs out there, matriarchs जो business चलाते हैं, जिनकी second generation अभी भी पढ़ रही है, it is for them. And even for people who have joined the business and have not had that education exposure,
I highly recommend courses in the top MBA institutes in India or even across the world. They have short-term courses for 3 months, 1 month, 2 weeks. Get exposure, get perspectives from outside. क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया डिसाइड करिए कि किस क्राइटेरिया पे मैं अपने फैमिली मेंबर्स को और एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स को बिजनेस में इनवाइट करूंगा, बिकॉज that determines the quality of your organization. The quality of leadership will always determine कि आपकी पूरी संस्था की क्वालिटी क्या होगी. तीसरा सक्सेसफुल प्रैक्टिस है स्पेस और फ्रीडम दीजिए अपने नेक्स्ट जनरेशन को अपना पाथ चूज करने की अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड टैलेंट्स. Not all sons of actors become actors. Some do, some don't. Some are successful, some are not. Not all businessmen, their sons join the same business. They have different talents, they have different needs. वो स्पेस जरूर दीजिए, उनको सुनिए जरूर कि वो कहाँ से आ रहे हैं, what do they want to do, what are their aspirations. क्योंकि हम बात नहीं करते हैं और बहुत सारे फाउंडर पैट्रियार्क्स का मैंने ये एटीट्यूड देखा है that I know best for my son or for my daughter. I'm sure you do, but I think they also have a perspective. They also have talents which could be different from yours, or they have aspirations which could be. उनकी ikigai शायद कुछ और हो सकती है. तो उसको realize करना, उसको space देना, and a lot of new generation businesses, second, third generation businesses are doing that. They're giving space to the next generation to do what they want. I mean, Jio अगर आप देखें तो I forget the name of his Isha, I remember the daughter, but I forget the name of his son. They wanted to do technology. They didn't want to do refining business. So they were the ones who are behind Jio in one sense. If you look at Hike Messenger is an IT platform just like WhatsApp, and it was started by Kavin Mittal, son of Bharti Mittal Airtel. So ये जरूरी नहीं है कि अलग ही, and a lot of fathers have this कि अगर तुम्हें दूसरा business करना है तो आप अलग करोगे. You can still be part of the same family. You can fund it as well, and you can make sure there are performance parameters. But ये सारी चीजें की जा सकती हैं. कुमार मंगलम बिरला के 3 बच्चे हैं, उसमें से छोटा तो बहुत छोटा है, अभी पढ़ रहा है शायद. But Ananya, the daughter, is doing her own microfinance startup. The son is probably playing cricket. He is interested in professional cricket, and so these are avenues. Give your children the chance and the capability and the opportunity to explore themselves. Yes, I understand that you're worried for them. आपको लगता है क्या करेगा लाइफ में, कुछ करेगा कि नहीं करेगा, बट आप समय के साथ बांध सकते हो उसको, आप पैसे के साथ बांध सकते हो कि भाई देख ऐसा है, मैं 2 करोड़ इन्वेस्ट करूंगा, इसके मुझे रिजल्ट्स चाहिए. You can be an investor in his business or her business, and we have seen that works well for a lot of businesses. So अपना दिमाग खोलिए. बहुत सारे तरीके हैं फैमिली बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए, एंड टू ऑल्सो मेंटेन हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट इन योर फैमिली. We have discussed this a lot, so I'm not going to discuss this more, but define a role and compensation. These are some of the best practices. And lastly, create a succession plan for your business. If the second generation is coming in, and I think this is very critical, when you have 2 brothers, more siblings into the business, who is going to lead the business after you? And that's very, very critical, because an organization, just like a country, needs a leader. Modi is the leader of India. You can't have 10 leaders leading in India. It's going to be a complete chaos, more than what it already is. So you need a leader. Uska, there is no refuting it. उससे आप भाग नहीं सकते उस reality से. तो उसके बारे में सोचने लगिए, उसको फैमिली असेंबलीज, काउंसिल्स में इस डिस्कशन को लेके आइए, लोगों को टटोलिए, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, उनकी रुचि क्या है, ये काम सोचने का आपको करना पड़ेगा. And I think for all the fathers as well, I think there is a huge tussle that happens. कभी-कभी एक ही, there is just one successor of your business, or the boy or the girl, and I have seen कि उसमें भी इतना tussle होता है because the patriarch doesn't let go. क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में कि मैं कब छोड़ूंगा बिजनेस और ये कब लेगा बिजनेस, किन कंडीशंस के अंडर ये बिजनेस लेगा. सो ये सोचना बहुत जरूरी पड़ता है, और इसका एक सक्सेशन प्लान जिसको बोलते हैं वो क्रिएट करना बहुत जरूरी है. एंड लास्टली, आई हैव मेंशन्ड दिस आई थिंक इन डिटेल, प्लीज हैव एन एडवाइजरी टीम which has the right experience and the right depth to manage family and business complexities.
I think I would like to end with 3 slides that we had put together on some of the common issues we have seen between relationships. So I'm going to start on the first one, which is there is a relationship conflicts that we see between fathers and sons, and we have some recommendations. Let me put it this way, for both fathers and son. ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती है. For fathers, I think you have to decide between being a custodian or a king. क्या आप इस बिजनेस के राजा हैं कि आप इस बिजनेस के कस्टोडियन हैं? अगर कस्टोडियन है, कस्टोडियन का हिंदी मुझे नहीं समझ में आ रहा, बट अगर कस्टोडियन है तो आपको बिजनेस को दूरदर्शिता से देखना पड़ेगा कि मैं जब नहीं रहूंगा तब क्या होगा, एंड हाउ डू आई मेक दिस ट्रांजिशन स्मूथ, बिकॉज यू विल नॉट ऑलवेज बी द किंग. बहुत सारे पैट्रियार्क्स में मैंने देखा है कि वो लेट गो की भावना नहीं होती है कि मैं कब निकलूंगा. Clarity of roles and accountabilities नहीं होती है between father and son. Are you a driver leader of the organization or not? We have seen case after case where जो founding बंदा है वो business में घूमते फिरते आता है. They come to business whenever they want. They will come at 2 o'clock. They will go at 6 o'clock. There is no clear role for them, but they control the finances and no decision can be taken without them. But yet it's all such a mess. वो किसी और एक्टिविटी में लगे हुए हैं पर बिजनेस चल रहा है, बट लीडर वही है. लीडरशिप, business leadership is very clear. If you are the leader of the business, you are the CEO of the business, you are accountable for the performance and results of the business. या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, या निकल जाओ या बाहर हो जाओ, और बिकम द चीफ मेंटर. मेरे को जब मन होगा मैं आऊंगा, मेरा कोई रोल नहीं है. आपको मेरे से कोई एडवाइस चाहिए तो आप प्लीज ले लीजिए, बिकॉज जब आप कंफ्यूजन पैदा करते हैं तब डिसीजंस टंगते हैं. जो करना चाहता है करता है, लोग फायदा उठाते हैं. आपकी संस्था नीचे पॉलिटिक्स करती है बिकॉज दे नो कि कोई क्लैरिटी है नहीं. बाऊजी हैं भी और बाऊजी नहीं भी है. बाऊजी आ जाते हैं, कभी भी किसी को झाड़ लगा देते हैं कि भाई ये क्यों इतना रिसीवेबल्स बढ़ा है, बट बाऊजी डजंट टेक एनी डिसीजंस. ही इज नॉट देयर व्हेन यू नीड हिम. सो यू हैव टू डिसाइड, आप या तो बिजनेस के ड्राइवर हैं या नहीं है. सो दैट क्लैरिटी हैज टू कम फ्रॉम यू. डिफरेंसेस को अपनाइए. आप, योर सन, योर डॉटर will never be exactly the way you are. They have their own personalities, they have their own styles, working styles and talents. बहुत सारी बात लोगों को मैंने देखा है, ये डिफरेंटली करता है, ये मेरे जैसे नहीं करता है, इसको ऐसे ही करना चाहिए. No, but people are different. You have to accept that. You have to recognize their strengths and deal with it. And I think lastly, most importantly, please upgrade your own software. हम फोन के तो सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते हैं, बट हम अपने आप का सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं करते हैं. After 50-55, I've seen a lot of founders who say अब तो मेरा समय आ गया है, मैं रिटायर हो गया हूँ, पर बिजनेस में भी रहते हैं, पर रिटायर भी नहीं होते हैं और अपने आप को अपग्रेड भी नहीं करते हैं. क्योंकि जब आप टच में नहीं रहते हो रियलिटी के, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो कंपटीशन है, चाहे वो दुनिया कहाँ जा रही है, तब आप एक बाधा बन जाते हो आप नेक्स्ट जनरेशन के लिए. बिकॉज दे आर इन टच एंड दे वांट टू डू थिंग्स न्यू वेज. दे वांट टू पुट एन ERP, दे वांट टू यूज सॉफ्टवेयर्स and so many other things. They want to hire professionals, but क्योंकि आपने अपना अपग्रेड नहीं किया है, आपको ये लगता है कि धंधा तो वैसे ही होगा जैसे होता आया है. But things have changed. You must become the new version of yourself. And for sons, all the sons out there, I think very interesting. I read this somewhere. Success cannot be inherited. It needs to be earned. So please earn your success, because I think a lot of sons, the second generation, sometimes the third generation, they come with a lot of entitlement कि ये तो मेरा ही है, ये तो मुझे तो कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है. ये जो बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, ऑडी पहले चाहिए. So this is all indications of entitled mentality. Please earn your Audi. I remember a conversation, I will not name him, but a very cute guy, one of our clients and his son, and they used to come for sessions, and he told me कि मुझे, I think it was Ford Endeavor or some car which was 25-30 lakhs, and I said, dude, I mean, earn it. I mean, who's stopping you? Buy a car, but your business cannot afford it right now. आप कमाओ और लेके आओ. Endeavor क्या, Mercedes Benz खरीदो. So I think this mentality has to be watched in sons. Please earn your success and get an education. Even if you haven't studied so far, there is no जरूरी नहीं है कि आपके पास और दूसरे ऑप्शंस नहीं है. गेट एन एजुकेशन, अपना एक्सपोजर बढ़ाइए दुनिया के साथ, अच्छे लोगों के साथ अपनी संगत बढ़ाइए.
We are very short on time. Okay, so it's like 11:28. Yes. So questions we'll take next time. My God. We can take 2 slides next time, or I can complete it now. I think that would be better if you can complete. I can complete it. I just have 2 more slides, Raju bhai. So please, guys, hang in there. Yes. So सिबलिंग्स हैं, ब्रदर्स हैं, साथ में काम कर रहे हैं. आई थिंक ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि फादर मदर कैसे कंडीशन करते हैं सिबलिंग्स को, और स्पेशली बिजनेस में फादर्स कैसे क्लैरिटी लाते हैं सिबलिंग्स के बीच में, वो बहुत जरूरी होता है. बट आई थिंक एज सिबलिंग्स वर्किंग इन बिजनेस, नो योर स्ट्रेंथ्स, नो योर चैलेंज एरियाज, एंड अगेन आई रिइटरेट, एक संस्था में एक ही लीडर हो सकता है. सो if there are 2 of you in a business and you think one is better than the other, अपने आप को आंको कि आप कहाँ हो. अगर आप लीडर बन सकते हो, ग्रेट. अगर आपको लगता है आप में सब कुछ नहीं है, and if your sibling is probably more competent, you will have to give that space. And if you don't agree with giving that space, go out on your own, do something else. But वहीं रहना, दुखी होना, एक दूसरे के साथ लड़ाई करना, अपनी स्ट्रेंथ्स नहीं जानना. आई थिंक मोस्ट पीपल आर नॉट अवेयर कि मैं क्या लाता हूँ टेबल पे यार. What are the things that I don't have and I need somebody else for, and maybe my brother has it and my sister has it, and to recognize those differences and value them is very, very critical. Again, role or relationship को separate करिए. I think I missed this point in the first slide also. I am now under pressure of time. So, but अपने role और relationship को, आप घर में father हैं, आप office में sir हैं. हम अपने सारे क्लाइंट्स के साथ ये रूल्स ले करते हैं कि इन दी ऑफिस प्लीज डू नॉट कॉल हिम डैड, डू नॉट कॉल हर मॉम. शी इज आइदर मैम और शी इज सर, और इफ यू हैव अ सिबलिंग ही इज बाय द नेम, बड़े भैया, ताऊ जी. दीज आर ऑल थिंग्स which create conflict. जब आप ऑफिस में आते हैं, आप you have to wear a very different hat, and the language you use, the addressing mechanisms you use help you in differentiating that role from the relationship. So please try it. You will feel a world of difference. And lastly, I think very interestingly for wives and for husbands, for wives be very, very clear कि आप business join क्यों कर रही हैं. बहुत सारी मैंने महिलाओं को देखा है, मैं join इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं support कर रही हूँ. अब जब मैं support कर रही हूँ तो मैं एहसान कर रही हूँ. जब मैं एहसान कर रही हूँ तो मैं कभी भी आऊंगी, मैं कभी भी जाऊंगी, मैं किसी चीज के लिए accountable नहीं होंगी. ये नहीं चलता है बिजनेस में. Again, I'm saying this doesn't work. Clarify your roles. अपने अकाउंटेबिलिटी, आप किस चीज के लिए जिम्मेदार हैं, उसको इसको क्लैरिफाई करिए. अपने टाइमिंग्स क्लैरिफाई करिए, दैट आई एम अवेलेबल फॉर दिस वर्क, बिकॉज ऑल ऑफ दिस इन ड्यू कोर्स स्पॉइल्स द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. आपको देखते हैं लोग, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली यू आर द लीडरशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो इसका ध्यान रखिए. एंड लास्टली, एंड आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, being a woman, you cannot be all. You cannot be a perfect daughter-in-law and a perfect businesswoman and a perfect mother and a perfect wife. I will at the end of the session share a very, very inspiring and straight talk video by Indira Nooyi. She was the head of PepsiCo for many, many years, when she talks about how women cannot have it all. So I think this is my sincere advice. You cannot have it all. Decide what you want, what is more important. And for husbands, decide the role, decide the result areas when you are inviting your wife into business. Decide a compensation. Money is important for everybody. It's not about कि पैसा नहीं है, कि घर खर्च के लिए पैसा नहीं है, और I don't give her money for buying what she wants. It's not about that. Money is about fulfillment. If I make money, I am worth something, and that worth adds to your confidence. And I think that is something that money does. तो इसका ध्यान रखिए. That whenever you ask her to do a formal role in the organization, pay her for it. And this is true for all the other relationships as well. Proxy doesn't work. She's not your proxy. जब मैं नहीं हूँ तो तुम मीटिंग में चले जाना, आप मेरे को नहीं तो उनको फोन करिए. कैपेबिलिटी देखनी पड़ेगी, आपको एक्सपीरियंस देखना पड़ेगा. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स होती है जब आप ये प्रॉक्सी रोल उनको नियुक्त कर देते हैं. They almost become a secretary. They have all the politics of the organization coming to you. They carry it home. I mean, it's a mess. Don't do that. And lastly, for husbands as well, you can't have it all. They can't be it all, and you can't have it all. You can't have a perfect daughter-in-law at home, a perfect wife for yourself, a perfect mother, and somebody who also does a fantastic job in your business. Something, English में एक phrase है, something has got to give. There is a price to pay for everything. Please decide what you want in life, and therefore deal with your relationships in such a manner. With that, I come to the end of it. Finally,